नमस्कार। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ के आज के इस 10वें एपिसोड में मैं कामाक्षा मिश्रा एससीईआरटी से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर बृजमोहन शर्मा जी। आप सोसाइटी फॉर पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट्स के चीफ फंक्शनरी हैं और विगत 30 वर्षों से आप इस संस्था से जुड़े हैं। यह संस्था विशेष रूप से पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रही है और साथ ही साथ हमारे छात्रों और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने का भी कार्य यह संस्था कर रही है। इसके साथ ही आदरणीय सर के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि आप नेशनल अवॉर्डी भी हैं और इसरो और नासा के स्पेस ट्यूटर भी आप हैं। सर, हम गौरवान्वित हैं आज आपको यहाँ पाकर। आपका सादर अभिनंदन है सर हमारे आज के इस शो में। और यहाँ मेरे बाईं ओर आदरणीय पंकज बिजलवाण सर हैं। आप भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज छिदरवाला में। आप 18 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं और आपने सर्व शिक्षा में भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा की है और इसके पश्चात अब अपने विद्यार्थियों के साथ निरंतर इस प्रयास में आप आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए आपका फील्ड से जुड़ा हुआ अनुभव यहाँ पर सर आज हमारे साथ साझा करेंगे। आपके बच्चों ने टेक्नो मेला में भी प्रतिभाग किया है और इंस्पायर अवार्ड के लिए भी आपके बच्चे लगातार प्रयासरत रहते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस शो में। हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग के तीसरे स्टेप के रूप में आइडिएशन एक्टिविटीज़ की। और आइडिएशन मतलब आइडिया से ये बात निकली है और आइडिया जिसे हम कहते हैं विचार। आप अब तक अपनी समझ बना चुके होंगे विगत एपिसोड्स को ध्यान से देखने के बाद कि कैसे एक विचार एक आविष्कार को जन्म देता है। एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। एक ऑफिस में एक महिला कार्य किया करती थी और ये कुछ उस ज़माने की बात है जब टाइपराइटर्स से टाइपिंग का काम किया जाता था और कंप्यूटर्स उतने अधिक अस्तित्व में नहीं थे। तो जब भी अगर कोई लेटर ड्राफ्ट हो रहा होता था तो उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो पूरा पत्र दोबारा से टाइप किया जाना होता था क्योंकि यह एक मैनुअल टाइपराइटर पर किया जाता था। इससे बहुत अधिक समय और श्रम की हानि होती थी और जब आपके कुछ शेड्यूल्ड काम घर पर भी होते हैं तो आपको एक नियत समय पर वापस घर भी जाना है, लेकिन क्योंकि वो लेटर ड्राफ्ट नहीं हुआ है तो आपको अपना अधिक समय इस पर लगाना पड़ता था। यह समस्या जब एक ऑफिस में देखी गई तो जो महिला कर्मचारी थीं उनके दिमाग में एक दिन एक विचार आया कि अगर इस त्रुटि या इस मिस्टेक पर कुछ ऐसा फ्लूड लगा दिया जाए या कुछ सफ़ेद कोई ऐसी चीज़ लगा दिया जाए जिसके इस्तेमाल से इस टेक को या इस गलती को सुधारा जा सके तो इतने समय की बचत हमारी हो सकती है। और उनका ध्यान अचानक कनेक्ट हुआ पेड़ से निकलने वाले सफ़ेद पदार्थ पर और उन्होंने सोचा कि यदि इस सफ़ेद पदार्थ का इस्तेमाल कागज़ पर लगाकर किया जाए और इस गलती को छुपा लिया जाए तो इतना समय और इतना श्रम बचाया जा सकता है। धीरे धीरे कुछ प्रयोग हुए और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये बहुत सफल नहीं रहा क्योंकि ये जो पदार्थ था ये बहुत ही स्टिकी था और बहुत जल्दी ये सूख जाता था, जबकि किसी एक ऐसे फ्लूइड की आवश्यकता थी जो थोड़ी देर कागज़ पर लगा रहे और उसके बाद वो उड़ जाए, जिससे कि वो जो त्रुटि है वो पूरी तरीके से ढकी जा सके।
धीरे धीरे इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया गया, कुछ केमिकल्स का उपयोग किया गया और हम आज इसे करेक्शन फ्लूइड के रूप में अपने सामने पाते हैं। ये करेक्शन फ्लूइड हमारे स्टूडेंट्स के लिए जहाँ इतना महत्वपूर्ण है, वहीं हमारी छोटी-छोटी गलतियों को ढकने का काम बहुत ही आसानी से ये करता है और हम सब इस फ्लूइड के इस्तेमाल में इतने ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं समय के साथ कि हम बहुत आसानी से उसको ढक के उसके ऊपर फिर दोबारा से लिख कर, बिल्कुल हमारे कुछ साथी तो ऐसे हैं जो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट उसके ऊपर फिर से कर देते हैं कि आप जान भी नहीं पाते कि यहाँ पर फ्लूइड लगाया गया था। मगर इससे हम अपना समय बचा लेते हैं। वैसे आज कंप्यूटर के युग में इसकी आवश्यकता हमें कुछ कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हम रीटेक कर सकते हैं, हम वापस अपनी गलती पर कर्सर लगा सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं और फिर दोबारा से नया जो मैटर है सही वाला, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कहानी का उद्देश्य केवल आप सबके साथ यह साझा करना था कि कैसे एक छोटा-सा विचार एक बड़े आविष्कार को जन्म देता है और यह मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा आविष्कार होता है जो एक समस्या के समाधान से जुड़ा है। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी ये बात की थी कि हमें इसके लिए सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील बनना होगा, जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। हम एक समस्या में घुसते हैं, एम्पैथाइज़ करते हैं उस समस्या को और फिर हम उसके समाधानों को ढूँढने की कोशिश करते हैं, जो मुख्य रूप से हमारे आसपास के पर्यावरण में, हमारे वातावरण में ही विद्यमान है। और इसके लिए इको सेंसिटिविटी शायद सर बहुत आवश्यक होगी। और यहाँ पर अगर हम एक क्विक रिकैप कर लें इस बात का कि जब हमने अपने शुरुआत के एपिसोड में डिज़ाइन थिंकिंग की बात की थी, तो हम 5 चरणों की बात भी वहाँ पर कर रहे थे, जिसमें हम ये कह रहे थे कि सबसे पहले हमें एम्पैथाइज़ करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद फिर हम उस एम्पैथी को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद हम आइडिएट पर आते हैं, जो तीसरा चरण है। आइडिएट मीन्स आइडिया या आइडिएशन, जो विचार हमारे मन में आता है। फिर हम उसके प्रोटोटाइप की ओर जाते हैं और फाइनली हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से अपना फोकस रखेंगे आइडिएशन पर और हम अपने विचारों की बात कर रहे हैं। और ये भी हमें विगत एपिसोड्स में समझाया गया कि बच्चों के या व्यक्ति के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें उन्हें जज नहीं करना है कि वो छोटे विचार हैं या बड़े विचार हैं, वो अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण विचार हैं या कम महत्वपूर्ण विचार हैं। लेकिन सबसे पहले वो एक विचार है, इस पर हमें फोकस करना है। उसका रैशनलाइजेशन उसके बाद आएगा। तो मैं सबसे पहले अपने स्पीकर श्री पंकज बिजलवाण सर की तरफ जाना चाहूँगी और सर मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगी कि आज हम अपनी पहली गतिविधि के रूप में किस गतिविधि को ले रहे हैं। सर आपकी तरफ। हाँ, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी खुशी है कि हम इसका एक पार्ट बन रहे हैं कि क्यों हम गतिविधि पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बच्चा उससे अपने विचारों को उन्मुक्त भाव से प्रदर्शित कर सकता है। उसको एक लिबर्टी मिल जाती है, एक स्वतंत्रता मिल जाती है। तो पहली जो हमारी आज की गतिविधि है, ड्राइंग आइडियाज़। आइडिया को ड्रा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम ज़रा छोटे से इससे जाएँ कि बचपन में जब बच्चा के हाथ में हम पेंसिल दें या कलर कोई चीज़ दें, तो आप देखोगे कि दीवारें पूरी रंग जाती हैं, पूरी की पूरी दीवारों को रंग देता है। हम नहीं जान पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, लेकिन उसके मन के अपने विचारों को वो प्रदर्शित कर रहा होता है उस समय। तो विचारों को जब हम उकेरना शुरू करते हैं, ड्रा करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमें इतनी व्यापकता दे देता है कि हम उन्मुक्त भाव से उन विचारों को प्रदर्शित करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। यदि मैं बोल रहा हूँ और मेरे सामने कोई है, तो हो सकता है कि वो मुझे टोक दे कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो। लेकिन यदि उन्हीं विचारों को मैं कागज़ पे उकेरूँ, छोटे बच्चे के केस में हम देख रहे हैं कि दीवारों पे उकेर रहा है, तो वो
उन्मुख भाव से उनको उकेर सकता है। तो ये आइडिया इसलिए है कि भई बच्चा अपने उसके उसमें कोई सीमा लिमिटेशंस में ना बना रहे बच्चा, अपने आइडिया को वो ड्रॉ करे। इस चीज़ से एक फ़ायदा ये होगा कि वो जो भी समस्या उसके पास हैं, वो पहले उन समस्याओं को प्रतिबिंबित करेगा। उन प्रतिबिंबित होने से उसके पास ज़्यादा स्कोप आएगा, जब उसका विजुअल पिक्चराइज़ेशन उसके सामने होगा, वो समाधान की ओर बढ़ सकता है। वो विजुअलाइजेशन करेगा सर, तो फिर वो और भी उसमें सुधार धीरे-धीरे आगे भी कर सकता है। सर मैं आपकी तरफ भी जाना चाहूँगी सर, आदरणीय शर्मा सर। सर इस पे जो बात आ रही है अभी कि ड्राइंग ऑफ आइडियाज़, तो सर ड्राइंग ऑफ आइडियाज़ में ये कैसे इतना महत्वपूर्ण गतिविधि है कि जो बच्चों के अंदर जो इनोवेटिव आइडिया है उसे बाहर निकाल पाएँ सर? जो ड्राइंग ऑफ आइडिया है वो आता है कनेक्टिविटी से। अगर आप किसी सिचुएशन के साथ कनेक्ट हैं तो आपको आइडिया है। हमीद चिमटा क्यों लेके आया था? क्योंकि वो रोजाना देखता था उसकी माता की उंगलियां जब रोटी बनाती है जल जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी लेके आ गया। जबकि बच्चा था, डिस्ट्रैक्शंस वाज वेरी मच देयर, बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन था। इसी की एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक लेक्चर सीरीज कर रहे थे क्लाइमेट चेंज पे। 2000 की बात है और 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ये लेक्चर सीरीज करना था। तो हम लेक्चर्स करते करते, और ये वो समय था जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और पीएचडी कंप्लीट ही की थी। तो जब पीएचडी कंप्लीट करता है ना कोई भी बच्चा, तो आप सोचो कि उसकी एरोगेंसी ना वो 7वें आसमान पे होती है। वो कहता है मैं बस इस सब्जेक्ट का खुदा हूँ। वही हम में था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हम मतलब लॉर्ड बने हुए थे कि हाँ क्लाइमेट चेंज में तो क्या है। तो वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल था, 8th क्लास तक के बच्चे थे, 6th 7th 8th के। उन्होंने बैठा दिया उनको और उन्होंने कहा जी हाँ आप भाषण दे दो, जो भी आप करना चाहते हो। हमने बच्चों के साथ किया। पर एक बुरी आदत कहें या अच्छी आदत कहें, मेरी एक आदत थी कि मैं किसी भी नई जगह पे जाता हूँ तो मुझे हमेशा जो गाइड करते हैं वो बच्चे करते हैं, तो मैं बच्चों से दोस्ती कर लेता हूँ, क्योंकि उस इलाके के बारे में बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो वहाँ पे मैंने इंटेलेक्चुअल वोमिटिंग कहूँगा मैं उसको, मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ की उल्टी की वहाँ पे, बच्चों ने ली और चले गए। शाम को मैंने बच्चों से कहा, छुट्टी जब हुई, मैंने कहा यार बच्चों आज सनसेट कौन दिखाएगा? कौसानी में सनसेट और सनराइज बहुत अच्छे होते हैं। तो शाम को वो 8-10 बच्चे इकट्ठे हुए और वो वहाँ पे चले। अब जब वहाँ पे हम सनसेट का इंतजार कर रहे थे होने का, तो वहाँ पे एक बच्चा था, उन बच्चों में नब्बू, नवीन चंद सिंह रावत, आजकल रोडेज में है, हल्द्वानी में पोस्टेड है। उस बच्चे ने एक बात कही। अब जो हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। वो जब आपसे सवाल पूछ रहा होता है तो उसे ये लगता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैंने पाप ही कर दिया शायद। तो वो अपना जमीन खोदते हुए अपने पैर से और नज़र बिल्कुल जमीन में गाड़ते हुए उसने मुझसे पूछा, दादा बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? हमने भी खुशी खुशी बोला, अरे हाँ क्यों नहीं, सवाल तो पूछना ही चाहिए भाई। तो उसने कहा, दादा एक चीज़ बताओ, आपने कहा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कि क्लाइमेट चेंज को कैसे न्यून कर सकते हैं, तो आपने कहा कि बिजली बचाओ। अब बिजली कहाँ से बचाएं? यहाँ तो वोल्टेज इतनी कम आती है, 200 वॉट के बल्ब में पढ़ने को मिलता है, उससे आंखें दुखने लगती हैं, पानी आने लगता है, तो ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते। तो कहाँ से होगा क्लाइमेट मिटिगेशन? आप सच मानना, जितना गुरूर था अपने पैर के नखून में अपना घमंड जो है ना पढ़ाई का पूरा जगह, क्योंकि उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं था। मैं उदास भी हुआ और मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत बात है कि एक छोटे से बच्चे का उदाहरण हमारे पास है और उसका सवाल का जवाब नहीं है। मैंने उनसे यही कहा कि नब्बू आज तेरे इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब लेके मैं लौटूंगा जब। तो फिर उनसे चर्चा हुई कि चलो अगर ऐसा कुछ बना तो कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सीधी बात। तो मैंने कहा अच्छा आप सब प्रॉब्लम्स ही बताओ। तो उन्होंने कहा एक तो प्रॉब्लम ये है वोल्टेज कम आता है, ज़्यादा वॉट का बल्ब लगता है तो बिजली का खर्चा ज़्यादा आता है, दूसरा बिजली का खर्चा, तीसरा वोल्टेज, आंखें दुखती हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आंखें ना दुखें। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो उन बच्चों के साथ ड्रॉ कर ली और अगले दिन उस पूरी प्रॉब्लम्स को ड्रॉ करते हुए लेके मैं अपना वापस देहरादून आ गया। हमने क्लाइमेट चेंज की लेक्चर सीरीज वहीं छोड़ी और डिपार्टमेंट को बोला कि हमें 6 महीने का गेस्टेशन पीरियड। तो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम को ड्रॉ किया, एक जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन बना। इस बारे में पता भी चला कि सर आपने एलईडी पे हाँ। बहुत आपका कार्य तो एक आइडिया को ड्रॉ किया, उसके साथ प्रॉब्लम्स को ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद अपने सारे दोस्तों को जो फिजिक्स में थे, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में थे,
इलेक्ट्रिसिटी में थे, उनको अपने सामने बैठाया कि भाई एक बच्चे ने एक सवाल किया कि क्या कोई ऐसा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ हो सकता है कि जिससे कि आंखों में दिक्कत ना आए, वोल्टेज का दिक्कत ना, प्रॉब्लम ना हो, और ये सब चीज़ें। तो एक आइडिया वहाँ से निकला। आईआईटी का एक लड़का था हमारा जो है, योगेश पोखंडी, उसने कहा कि ब्रिजमोहन, अभी कुछ एलईडी लाइट्स का चलन आने वाला है, तो तुम अगर दिल्ली में जाओगे कश्मीरी गेट के आसपास, तो तुम्हें ऐसी लाइटें मिल जाएंगी जो इंडिया में आ रही है, तुम उनको स्टडी करने की कोशिश करो। तो दिल्ली गया तो सेक्रेटरी से भी बोला कि सर हमारे को 6 महीने की मोहलत दे दो, हमें ऐसे आइडिया का काम करना पड़ेगा। तो वो बड़ा अच्छा लगा, इसका मतलब तुमने ऐसे चैलेंज लिया है। तो वहाँ हमने वो लाइट्स ली, इकट्ठी की, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की कि होता क्या है इसमें। तो उसमें 2 ड्राइवर थे, एक एलईडी ड्राइवर था, एक उसका इलेक्ट्रिसिटी का ड्राइवर था, और एक छोटा सा उसका खोल था और उससे बात था। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट था। फिजिक्स हम लोगों ने बीएससी तक ही पढ़ी थी, अब दोबारा जो है फिजिक्स पढ़ी, और दोबारा को फिजिक्स को एबीसीडी से लेके फिजिक्स पढ़ने के बाद ये हुआ कि हम ये ड्राइवर अपना बना सकते हैं दोनों। तो हमने दोनों अपने ड्राइवर्स बनाए, और दोनों अपने ड्राइवर इतने सिंपल बनाए कि कोई भी गांव का अनपढ़ आदमी भी उसको बना सकता है, रिपेयर कर सकता है। फिर उस समय सीएफएल आता था, तो सीएफएल का नीचे वाला जो खोल है उसको लिया, उसमें वो दोनों फिट किए, और फिट करने के बाद हमने ये सोचा कि फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है इसका, जो एलईडी लाइट्स को कैलिब्रेट करता है। हम उसे लेके वहाँ चले गए। हमने कहा सर हमने एक ये छोटा सा बल्ब बनाया है, और पूरी कहानी बताई उसको, डायरेक्टर को, और सर टेस्टिंग के पैसे दिए, ये भी बोला। तो बोला कोई बात नहीं। उस टेस्ट करने में 42 डेज लगे। मेरे को 44 डेज में एक चिट्ठी मिलती है उसी डिपार्टमेंट की, वो सामने लिखी है, आपको सुन के ताज्जुब होगा। मेरे को कभी जो है ना, दिल जो है ना यहाँ पे नहीं आया गले में उछल के, उस लेटर को देखते ही गया कि अब तो नाटक हो गया होगा, फेल फूल हो गया होगा, तब ये लिखेंगे। देखा तो उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। तो वो 240 लक्स की रोशनी दे रहा था, और जो है उसकी लाइफ अच्छी थी। उनका कहना था ड्राइवर ठीक बना है, बस इसमें जो सोल्डरिंग यूज़ किया है उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लो, बाकी सब ठीक है, डिज़ाइन इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये चिट्ठी आई थी 12:22 पे, आज भी समय में जाएगा। मैंने अपने एक पिट्ठू में पैंट शर्ट डाली, वो 2 बल्ब थे वो डाले, और मैं घर से निकलने लगा। तो माँ ने बोला कि अरे अचानक तू कहाँ? मैंने कहा लौट के बताऊंगा पूरी कहानी, क्योंकि माँ को बताई नहीं थी कहानी। सुबह पहुँचे 4 साढ़े 4 बजे, कौसानी पहुँचती है बस 3 बजे चलती है यहाँ से। वहाँ पहुँचे तो नब्बू के आंगन में जो है बैठा, तो माँ जी जो है झाड़ू लगा, गाँव में तो जल्दी ही उठाते। तो मैंने उनसे कहा माँ जी नमस्कार, नब्बू कहाँ है? अब उन्होंने देखा यार ये अजनबी आदमी नब्बू को पूछ रहा है। तो उसने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा नब्बू का दोस्त हूँ। कि तो उसको लगा यार इतना बड़ा है ये, मेरे नब्बू का दोस्त कैसे होता है, वो 8वीं में पढ़ता था। फिर भी उन्होंने कहा कि वो जो है ना गाय को चारा दे रहा है। अब आप सोचो कि शहर का बच्चा 4:30 बजे उठता है क्या? गाँव में बच्चा चारा दे रहा होता है, अपना काम निपटा रहा होता है। तो गया, तो मैंने उसका गया, अरे नब्बू। तो उसने एक बार तो झटके से देखा, नहीं पहचाना। दूसरे का, अरे दादा आप? चौंका, तो आप कैसे? तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा जरा सुन, मेरे अंदर तो उतावली थी। तो जब मैं, उस बच्चे ने कहा दादा रुको मैं जरा चारा दे दूँ आपकी, आप पूछता हूँ क्यों आए हो आप। उसने चारा दिया, हाथ वाथ धोए। उसने कहा, मैंने कहा कमरे में चल। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कमरे में गए। पहाड़ के कमरे थोड़े छोटे होते हैं, तो मैंने कहा, और उसमें एक बल्ब लगा हुआ था 200 वाट का, जिसमें वो रहता था। तो मैंने एक अपना बल्ब निकाला, उसके हाथ पे रख दिया। देखा, तो मैंने जल्दबाजी में, मुझे आज भी हवड़ तवड़ में उस बल्ब को उतारा, तो गर्म था, हाथ जला हुआ उससे। वो रखा पर उसे बल्ब लगाया, और मैंने कहा नब्बू इसका इनॉग्रेशन तू ही करेगा। तो नब्बू ने जो लाइट जलाई, अब चौंकने की बारी नब्बू की थी। नब्बू ने कहा दादा ये तो बहुत ही बढ़िया। फिर वो किताब उठा लाया, उसके नीचे बैठ के पढ़ता रहा। तो उसने देखा आंखों पे भी स्ट्रेन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। कहा दादा ये तो मजा आ गया। तो मैंने दूसरा बल्ब भी दे दिया उसको कि बेटा ये ले ले, ये बल्ब तेरे लिए ही है, ये मेरी इनोवेशन तेरे लिए डेडिकेटेड है। बाहर आए, ब्रेकफास्ट करने लगे जब, तो वो अपने दोस्तों को ला चुका था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी इससे आगे है। तो वो दोस्तों को लाया, तो मैंने अपना सुबह वहाँ 11 बजे बस चलती है, मैंने कहा माँ जी को प्रणाम किया, उन्होंने मेरे को पराठे बना दिए, अचार दे दिया, और ये रास्ते में खा लेना बेटा, ऐसे ही होता है, बाहर खाना नहीं चाहिए। तो वो गया। तो जब उसने सामान बस में रख दिया, कहानी वहाँ से शुरू होती है असली हमारी यात्रा। जब रखते हैं तो मैं नीचे उतरा, उन बच्चों के साथ कहा कि अच्छा बच्चों, ये अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, तुमने मेरे को एक नया रास्ता दिखाया हुआ है। तो जैसे ही मैंने पहला पैर जो है बस में रखने के लिए रखा, तो नब्बू की वही स्टाइल थी, जमीन
खोद रहा था पैर से और आंखें जमीन में थी और पूछा दादा एक प्रश्न और पूछें। मैंने कहा ये मरवा देगा इसके, इसने मुझे 5.5 महीने इसने मेरे लगवा दिए एक प्रश्न के चक्कर में, अब दूसरे में मरवाएगा। ये सच्ची कहानी है कामाक्षी जी। और जब उसने कहा कि दादा मेरा तो हो गया, मेरे दोस्तों का क्या है, उसके इस सवाल ने 324 गांव को हमने 100% एलईडी से उत्तराखंड को सैचुरेट किया। बहुत अच्छा। और सैल्यूट है 1.5 सर लाख आपको। बच्चे आज उस लैंप को यूज करते हैं। हम लैंप बना हुआ नहीं देते, हमारा स्पेक्स का फिलॉसफी नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट बना हुआ नहीं देते, वो खुद बनाते हैं। तो 1.5 लाख यूनिट पर डे बचाते हैं, वो 1 यूनिट पर डे बचाते हैं। और ये इनोवेशन यहीं नहीं रुका। एक बच्चे ने पूछ लिया कि दादा ये तो जो है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो एलईडी बल्ब खराब हो जाता है। तब हमने एक फ्यूज बनाया 1 रुपया 18 पैसे का, और वो फ्यूज लगाया। आज की डेट में करीब करीब 10 लाख बल्बों में हम फ्यूज लगा चुके हैं। और उस फ्यूज खराब होता है 1 रुपया 18 पैसे का, बल्ब आपका 100 रुपए का बच जाता है। बहुत अच्छा। उन्होंने मेरी जिंदगी कितनी बदली। स्टेट के 3 इनोवेशन, 3 एनर्जी कंजर्वेशन, नेशनल का 1 इनोवेशन अवार्ड, नासा और इनसे जुड़ने का जो रास्ता था, उस बच्चे के इस सवाल ने मेरे लिए बनाया। सर ऐसे अनुभव ये- विद्यालय में भी रहे हैं क्या कुछ? विद्यालय आपके के जो अनुभव करियर होते में? हैं, थोड़ा सा फनी एक मैं आपको जी, अनुभव जरूर। बताना चाहूँगा कि बच्चे से प्रश्न किया गया कि हमारे को जब बिजली कड़कती है तो हमको पहले दिखाई देती है और फिर सुनाई देती है, ऐसा क्यों? बच्चे ने कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। छोटा क्लास का बच्चा। अब मैं जो कह रहा था कि ड्राइंग जो टेक्निक है वो बच्चे के मन में क्या, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उनके, क्योंकि उनकी दुनिया ही अलग है। उसने फटाफट से एक चित्र बनाया, चेहरा बनाया, और वहां से एक बिजली कड़कती हुई दिखाई, और उसने कहा सर देखो इतना आसान है ये तो मैंने कहा कि क्या आसान है? देखो क्योंकि हमारी आंख पे पहले आ रही है ना, कान हमारे पीछे हैं, बहुत तो बढ़िया। इसलिए हमको दिखाई पहले देती है, और वो सुनाई बात नहीं देती। हम साइंस की दृष्टि से Very कह सकते हैं practical. कुछ भी बहुत कि बढ़िया। क्या सही है जी। गलत है, पर उस बच्चे की दृष्टि से उससे सर्वोत्तम जवाब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत जो ड्राइंग बहुत ही टेक्निक है तो प्रैक्टिकल है सर, बिल्कुल। तो हमने ये देखा कि ड्राइंग ऑफ आइडियाज, ये जो एक्टिविटी है ये कितनी महत्वपूर्ण है, और कैसे ये हमारे बच्चों के आइडियाज या किसी भी व्यक्ति के आइडियाज को मटेरियलाइज करने का पहला स्टेप हो सकती है। तो सबसे पहले तो विचारों को आने देना, उनको स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमारे क्योंकि आदरणीय बिजलवाण सर हमारे एजुकेशन की फील्ड से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और आदरणीय शर्मा सर हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड से पूरी तरीके से उसमें मैं कहूँगी कि इस वाक़ये के बाद तो रमे हुए हैं, जो हमें आवी सर ने यहाँ पे शेयर किया। तो इससे हमने ये पाया कि पहले तो विचार आने दें, फिर उसे स्वीकृति दें, और उसके बाद उनको मोटिवेट करें बच्चों को कि वो उन विचारों को उकेर सकें। जैसा बिजलवाण सर ने अभी अपने वक्तव्य में पीछे बोला था कि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे पूरी दीवारों को रंग देता है, क्योंकि वो अपने मुंह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो वो दिखा देता है। अभी सर ने अपनी इस स्टोरी के माध्यम से, इस वाक्य में बताया कि कैसे उस बच्चे ने ये प्रूव कर दिया कि हमें ये दिखाई पहले देती है और सुनाई बाद में देती है, क्योंकि आंखें पहले आगे हैं और कान पीछे हैं। तो ये इतना प्रैक्टिकल आंसर है एक तरीके से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक यंग साइंटिस्ट की मनोदशा या ये उसके वक्तव्य हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी गतिविधि के बारे में हम आदरणीय बिजलवाण सर से पूछेंगे कि सर अब हम इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। एक दूसरी एक्टिविटी हम पोस्ट इट नॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्चुअली इस गतिविधि में हम क्या करेंगे कि बच्चों को कुछ समस्या कह देंगे या कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कह देंगे। तो जैसे स्टिकी नोट्स वगैरह होते हैं सब, इसका फायदा ये है कि हम एक साथ कई बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, केवल एक बच्चा नहीं, सभी बच्चों को हमने कहा कि लाइए आप विचार को लिखिए और एक बोर्ड पे हमको क्या कर लीजिए, चस्पा कर लीजिए सबके सब। अब उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि एक छोटे से अंतराल में सभी बच्चों ने उस समस्या पर, उस अवधारणा पर अपने विचार को प्रस्तुत कर दिया।
अब साथ ही साथ वो ये तो देख रहा है कि मेरा विचार ये है, क्योंकि बोर्ड पे लगा हुआ है, तो ये भी देख रहा है कि दूसरे बच्चे ने क्या दिया है उसके बारे में। उसका विचार मेरे विचार से कितना भिन्न है, या मेरे विचार के साथ वो कितना मेल खाता है। तो इन और फिर अगर हम उनको ये साथ-साथ ये भी कह दें कि ज़रा अब इसमें से जितने एक प्रकार के विचार हैं, वो ज़रा इकट्ठा कर लीजिए एक तरफ, जो दूसरे क्लासिफिकेशन हाँ, भी आ जाएगा। क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा, और एक तरीके से बच्चों में जो हम कह सकते हैं ना कोलैबोरेशन की भावना, वो और भी अधिक बलवती हो सकती, टीम वर्क की तरफ। ले जाएँगे बच्चों को। तो ये दिखने में छोटी-सी गतिविधि है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है बहुत गहरा इम्पैक्ट बच्चे के मन मस्तिष्क पे पड़ता है, क्योंकि वो जो चीज़ अपने साथ वाले से कह नहीं पा रहा है, उसने स्टिकी नोट्स पे लिख दिया है, चस्पा कर दिया है। अब एक बच्चा अपनी पूरी क्लास के बच्चों को क्या कर पा रहा है, उनके विचारों से अवगत हो पा रहा है। इसमें मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो मेंटर है, मेंटर कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि क्लासरूम की बात हो। जैसे कि सर ने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था, तो वहाँ गाँव में गए थे, आप ही मेंटर थे, सब कुछ सर्वे सर्वा। तो हम एक्चुअली इस चीज़ से ज़्यादा बंध चुके हैं कि जैसे ही हमारे उस पास कोई विचार आता है, और हम अपनी नॉलेज की मेरिट पे उस विचार को रिजेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। हमें बच्चों के लेवल पे जा कर के सोचना पड़ेगा, और अगर हम बच्चों के लेवल पे जाके सोचेंगे, तो निश्चित तौर पे तब हम क्वांटिटी पे विचार करेंगे, क्वालिटी पे विचार नहीं। तो क्वांटिटी पे विचार करके फ़ायदा ये होता है कि हमें एक तो ये मिल जाता है कि इतने बच्चे, क्या सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कि नहीं कर रहे हैं? एक मेंटल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए हो गई और सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए। और हमें अब मेरे पास विचार आ गए हैं, सबके विचार आ गए हैं। अब मैं कह दूँ कि जैसे ही कोई विचार आया कि चस्पा करने जा रहा हूँ, और मैंने कहा ज़रा थोड़ा-सा इधर दिखा दो, नहीं, नहीं, ये तो बेकार विचार। तो एकदम से जज करना ही नहीं है, जज करना ही नहीं है बच्चे को। आने दो, जितने विचारों को जब तक आएँगे नहीं, तब तक आप सही और गलत तो कह नहीं सकते। तो किसी चीज़ के सही और गलत होने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले वो मूर्त रूप में हमारे क्या आ जाए, सामने आ जाए। और अगर हम पहले ही हर्डल उसमें लगा देंगे कि नहीं बच्चे तुम्हारा विचार गलत है, तो आगे भी विचार को प्रस्तुत करने में वो हिचकेगा। तो हमें पहले प्रोत्साहन देना है उसे कि वो विचार अपने आगे लाए, और उसके बाद आगे की बात शुरू होगी कि कितना रैशनल है, नहीं है, और ये सारी हाँ, वो बात की बातें, वो सब बात की बातें हैं। हम उसको अलग से भी कर सकते हैं, अलग से समझा भी सकते हैं, लेकिन समूह में ही हम बच्चे को ये कह दें कि ये गलत है, तो वो पूरी तरीके से उसके डिमोरलाइज हो जाएगा, डिमोरलाइज फिर हो आगे जाएगा। बोलने की भविष्य में कोशिश फिर नहीं करेगा। बहुत बढ़िया।